क्रिस्टलाइन सॉलिड के 4 टाइप्स हम पढ़ते हैं। पहला है आयनिक क्रिस्टल, दूसरा होता है कोवलेंट क्रिस्टल, थर्ड होता है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल और फोर होता है मेटेलिक क्रिस्टल। 4 तरह के मैंने कल नाम बताए थे। आज हमको पढ़ना है बेटा नया टॉपिक। सॉलिड के 4 टाइप हम पढ़ रहे हैं, आयनिक क्रिस्टल, कोवलेंट क्रिस्टल, मॉलिक्यूलर और मेटेलिक क्रिस्टल। सबसे पहले हम बात करते हैं इन चारों की, फिर ये चैप्टर बहुत इंपोर्टेंट शुरू हो जाएगा, अभी थियोरेटिकल चल रहा है। तो पहले हम बात करते हैं आयनिक क्रिस्टल। जैसे मान लो आपके पास कंपाउंड है NaCl का, Na11 कॉन्फिगरेशन किया 281, क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन किया 287। देखो इस आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहने के लिए इसे इलेक्ट्रॉन किसी से लेने होंगे। अब कोई इसको इलेक्ट्रॉन अगर देना भी चाहे, कोई इसे इलेक्ट्रॉन देना भी चाहे तो 3 दे सकता है। 3 लेकर इसके 8 तो होने नहीं है, इसलिए इसने डिसीजन लिया कि मैं अपना ये इलेक्ट्रॉन लॉस करूंगा। इसको भी 8 होना है, इसने सोचा भाई 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ज्यादा सही है, और 1 इलेक्ट्रॉन के मिलने से इसके 8 हो सकते हैं, तो ये लॉस करेगा और ये गेन। सोडियम ने हमेशा के लिए अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करने की सोची, इसने हमेशा के लिए 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, लॉस कर दिया। सोडियम ने लॉस किया इसलिए Na+, Cl ने लिया इसलिए Cl-, और इनके बीच में बन गया ये आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अब ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं। एक होता है आयनिक कंपाउंड और एक होता है आयनिक क्रिस्टल, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है भाई? ये है आयनिक कंपाउंड, Na+ को जोड़ दिया आपने Cl- के साथ, तो ये कहलाएगा आयनिक कंपाउंड। जब एक कैटायन एक एनायन के साथ जुड़ा हो तो वो कहलाता है आयनिक कंपाउंड। आयनिक क्रिस्टल ऐसे बहुत सारे जोड़ दोगे, अब बहुत सारे जोड़ दोगे इस तरह से, NaCl के स्ट्रक्चर बहुत सारे जोड़ दोगे तो वो कहलाएगा आयनिक क्रिस्टल। जैसे Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+। देखो ऐसे देखो तो भी NaCl है, ऐसे देखो तो भी NaCl है, ऐसे देखो तो भी NaCl है। तो बहुत सारे आयनिक कंपाउंड आपस में जुड़ जाएंगे तो वो कहलाएगा अब आयनिक क्रिस्टल। समझ में आया? अब आगे समझो। मान लो प्रॉपर्टी की बात करूं तो Na+ और Cl- के बीच में ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, यहां तक हमको थोड़ा समझ में आ रहा है? स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा रफ करूंगा। हो गया? स्क्रीनशॉट ले लिया? ध्यान से सुनना आगे, मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूं और फिर आगे समझाता हूं। मान लो NaCl के बीच में स्ट्रांग बॉन्ड है, स्ट्रांग फोर्स है, तो एक दूसरे को ये खींचेंगे
तो ये पास पास आएंगे। जब ये पास पास रहना चाहेंगे तो ये केवल सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। पहला पॉइंट। देखिए बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है कि हाँ, कि मैं उसे ब्रेक करना चाहता हूं। बॉन्ड को ब्रेक करना है मुझे, वो कह रहा भाई बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है, बॉन्ड को ब्रेक करना है तो बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ जाएगी। इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। तो आयनिक क्रिस्टल का या आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, वाटर में सॉल्युबल, वाटर प्लस आयनिक कंपाउंड या आयनिक क्रिस्टल दोनों आपस में सॉल्युबल। रीजन, वाटर पोलर है, आयनिक कंपाउंड भी पोलर होते हैं, और पोलर दोनों आपस में डिजॉल्व हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 3, सॉलिड फॉर्म में जब ये रहेगा तो उसमें Na+ ने बाइंड कर रखा है Cl- को, एक दूसरे से बाइंड है ये, तो आयंस नॉट फ्री। भैया आयंस फ्री नहीं है, बंधे हुए हैं। आयन फ्री नहीं होंगे तो करंट का फ्लो नहीं हो पाएगा। पुअर कंडक्टर, करंट फ्लो करेंगे ही नहीं सॉलिड फॉर्म में। लेकिन अगर हम एक्वस या मोल्टन फॉर्म लें, पानी मिला दें या इसे पिघला लें, तो आयंस ब्रेक हो जाएंगे, आयंस फ्री हो जाएंगे। फ्री आयंस इधर उधर भागेंगे तो करंट का फ्लो आपको दिखाई देगा। गुड कंडक्टर है ये एक्वस और मोल्टन फॉर्म में। बताओ यहां तक क्लियर? चलो अब मैं बात करूंगा सेकेंड क्रिस्टल की, जिसका नाम है कोवलेंट क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल किस बॉन्ड से बंधे हुए हैं? आयनिक क्रिस्टल किस फोर्स से बाइंडेड है? जवाब दो। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लो। हम बात करेंगे सेकंड क्रिस्टल की, इसका नाम है कोवलेंट। इसमें NaCl है, KCl है, इस तरह के एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हो। वो एग्जाम्पल आपको बहुत सारे मिल जाएंगे नोट्स में। अब हम बात करते हैं कोवलेंट क्रिस्टल क्या होता है। ध्यान से सुनना, थ्योरेटिकल टॉपिक चल रहा है अभी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा इस टॉपिक के बाद। कोवलेंट क्रिस्टल क्या होते हैं? मान लो आपने हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो कि 1 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन किया 1, और आपको बनाना है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल H और H, एटम है ये हाइड्रोजन एटम, ये भी हाइड्रोजन एटम। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों ने मिलकर आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, और ये बन गया H सिंगल बॉन्ड H। तो इन दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, तो यहां हुआ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से मॉलिक्यूल बन गया, एटम कन्वर्ट हो गया मॉलिक्यूल में। तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनते हैं उनको हम नाम देते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो इसका मतलब आपके पास यहां एक तो कहलाएगा कोवलेंट कंपाउंड और दूसरा कहलाएगा कोवलेंट क्रिस्टल। अब मान लो ये मैंने कोवलेंट बॉन्ड बना दिया, इसमें एक एटम ये हो गया, एक एटम ये हो गया। मान लो मैंने डिफरेंट टाइप के दिखाए या सेम टाइप के दिखाए, ए ये कहलाएगा कोवलेंट कंपाउंड।
अगर ऐसे आपने बहुत सारे जोड़ दिए, बहुत सारे जोड़ दिए, तो अब ये कहलाएगा कोवलेंट क्रिस्टल। बहुत सारे एटम आपस में जुड़ गए, जब ये आपस में जुड़ जाएंगे तो ये कहलाएगा कोवलेंट क्रिस्टल। किस बॉन्ड का प्रयोग किया? तो हमने कहा कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है इसलिए जुड़े हुए हैं। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है इसलिए ये जुड़े हुए हैं आपस में। ओके, अब हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं। पहला पॉइंट, थोड़ा सा अंतर आएगा इन दोनों में, क्योंकि ये बॉन्ड इन दोनों के बीच का बहुत वीक है। ए एटम का ए एटम के साथ जो बॉन्ड है कोवलेंट बॉन्ड, बहुत ही वीक बॉन्ड होता है। तो कोवलेंट कंपाउंड को ब्रेक करने में एनर्जी कम देनी पड़े, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होगा कोवलेंट कंपाउंड का। लेकिन जब यहां बात करें तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कोवलेंट क्रिस्टल का हाई होता है। मैं कि ये क्या चक्कर है भाई, यहां केवल आपको एक बॉन्ड तोड़ना है, लेकिन इस जगह पर जब तक सारे बॉन्ड नहीं टूट जाएंगे तब तक एटम फ्री नहीं होंगे, सारे बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। और सभी बॉन्डों को तोड़ने में तो दिक्कत है, क्योंकि ये एक नेटवर्क सॉलिड है, बहुत सारे एटम से जुड़ा हुआ है, इसलिए सब बॉन्डों को तोड़ोगे नहीं जब तक ये मेल्ट नहीं होगा। इसलिए कोवलेंट क्रिस्टल का मेल्टिंग पॉइंट हाई माना जाता है। तो कोवलेंट क्रिस्टल का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है ड्यू टू नेटवर्क सॉलिड, लेकिन कोवलेंट कंपाउंड का लो। हमें पढ़ना क्या है? कोवलेंट क्रिस्टल। तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। सेकंड पॉइंट, इनमें ना तो किसी ने इलेक्ट्रॉन लिया ना इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। इलेक्ट्रॉन की शेयर हुई है तो इसमें आयंस नहीं होते, आयंस होते ही नहीं है। जब आयन एब्सेंट है तो चाहे सॉलिड फॉर्म लो, चाहे लिक्विड फॉर्म लो, चाहे गैस फॉर्म लो, करंट का फ्लो तो होगा ही नहीं। ऑलवेज पुअर कंडक्टर, ऑलवेज पुअर कंडक्टर। बताओ यहां तक क्लियर है? बात आती है इस एग्जाम्पल के अंदर, इस एग्जाम्पल के अंदर डायमंड है जिसमें बहुत सारे कार्बन आपस में जुड़े होंगे, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन्स है, सिलिकॉन कार्बाइड है, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए होंगे जो कि बहुत सारे एटम के आपस में जुड़ने से बनते हैं। तो जब तक सारे एटम को ब्रेक नहीं करोगे तब तक वो मेल्ट नहीं होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई इन कोवलेंट क्रिस्टल और पुअर कंडक्टर। क्लियर? बेटा जल्दी आया करें सभी बच्चे, ठीक है? आज तो लेट क्लास शुरू हुई है, उसके बाद भी बच्चे जुड़ रहे हैं अभी। इसका मतलब 7 बजे की टाइमिंग है, 7:30 की नहीं है। सुबह 7 बजे क्लास लगती है सुबह। किसी बच्चे की क्लास सुबह छूट जाए तो वो शाम को 7:30 बजे की क्लास ज्वाइन कर सकता है, ठीक है? लेकिन जो सुबह का टाइम होता है वो ज़्यादा सही रहता है अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो, नेटवर्क भी सही आती है और वैसे भी। चलो अब मैं बात करने वाला हूं मॉलिक्यूलर क्रिस्टल की, यहां तक का स्क्रीनशॉट लो। हो गया? हो गया? चलो अब मैं बात कर रहा हूं यहां कौन सा बॉन्ड था? कोवलेंट बॉन्ड, शेयरिंग की वजह से बना था। तीसरा केस है मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। यहां बेटा मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे, मॉलिक्यूल या कंपाउंड
आपस में मॉलिक्यूल से जुड़ेंगे, मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल को जोड़ना है, मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल को यहां जोड़ना है, और इनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन हो सकता है। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है, जैसे डिस्पर्जन फोर्स है, इसके अलावा यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। तो ये फोर्स यहां प्रेजेंट हो सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, उनके द्वारा मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ सकते हैं। मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे तो बनेगा मॉलिक्यूलर सॉलिड। तुम कहोगे कैसे सर? मान लो आपके पास है CO2, तो CO2 के मॉलिक्यूल आपस में जोड़ते चले गए आप, CO2 के मॉलिक्यूल आपस में जोड़ते गए, तो ये बन गया ड्राई आइस। सॉलिड CO2 को हम ड्राई आइस कहते हैं। तो बहुत सारे CO2 के जुड़ने से बनता है। इसके अलावा इसमें आयोडीन है, फास्फोरस है, P4O10 है, नेफ्थलीन है, एग्जाम्पल तो याद करेंगे। ड्राई CO2 है, मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल या कंपाउंड आपस में जुड़ते हैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शन से, डिस्पर्जन फोर्स से, तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाते हैं। इसका पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये मेल्टिंग पॉइंट लो होता है इनका। सेकेंड पॉइंट, करंट फ्लो नहीं करती इनमें, मेल्टिंग पॉइंट लो, करंट फ्लो नहीं करती। किस बॉन्ड से बंधे होते हैं? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन या डिस्पर्जन फोर्स से ये बाइंडेड होते हैं। याद रख पाओगे? थ्योरेटिकल चल रहा है बेटा, थोड़ी देर और चलेगा, उसके बाद अच्छा टॉपिक शुरू होगा। स्क्रीनशॉट लो इसकी। चलो आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब मेरे पास टॉपिक है लास्ट, मेटेलिक सॉलिड, मेटेलिक क्रिस्टल। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं इस पे जो आपको करने हैं। मेटेलिक क्रिस्टल क्या है? ध्यान से सुनना। मेटेलिक क्रिस्टल का मतलब समझो पहले। मान लो ये आपका मेटल है, ये आपका मेटल है बेटा। उस मेटल के अंदर दो तरह के आयंस होंगे, जैसे Na+ मान लिया, मतलब मेटल का कैटायन और इलेक्ट्रॉन्स। Na+ मेटल आयंस और इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, और इनके बीच में बॉन्ड बना होगा, बंधे होंगे। इस बॉन्ड को हम बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। इसमें पॉजिटिव चार्ज आयन को हम लोग कर्नल कहते हैं। ये अपनी पोजीशन पर फिक्स्ड रहता है, नॉट वाइब्रेट, मतलब मोशन में नहीं आएगा। सोडियम आयन कर्नल फिक्स रहता है अपनी पोजीशन पर, इलेक्ट्रॉन इधर उधर भाग सकते हैं, ये कहलाते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन, जो फ्री हो सकते हैं और फ्री होकर करंट को फ्लो कराने में सहायक होंगे। तो मेटेलिक सॉलिड में करंट का फ्लो कौन कराएगा? मोबाइल इलेक्ट्रॉन। कर्नल तो वाइब्रेट कर सकते हैं, चल नहीं सकते। एक्चुअल में ऐसे समझो, सोडियम से सोडियम आयन बना एक इलेक्ट्रॉन निकाल के, सोडियम से सोडियम आयन बना एक इलेक्ट्रॉन निकाल के। अब ये इलेक्ट्रॉन भागना चाहता है, तो हमने कहा भाई इस इलेक्ट्रॉन को रोको, तो पता चला कम से कम चार आयंस एक इलेक्ट्रॉन को बाइंड करते हैं, बांध के रखते हैं, तब जाके ये रुक पाता है, स्टॉप हो पाता है। तो एक बात बताओ,
एक सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकला, आपने 4 सोडियम आयन बनाए तो कितने इलेक्ट्रॉन निकले होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। तो बाकी के 3 इलेक्ट्रॉन को तो ये बाइंड नहीं कर पाए, वो फ्री रहे। भैया एक को बाइंड करने में ही हमारी आदत ऐसी हो गई, 4 जोड़ने पड़े, तो बाकी के 3 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे और ये भागेंगे, मोबाइलिंग करेंगे, इनको मोबाइल इलेक्ट्रॉन कहेंगे, ये मोशन में रहेंगे। जब ये मोशन में रहेंगे तो इनकी वजह से करंट फ्लो होगा। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनकी वजह से मेटेलिक क्रिस्टल में करंट फ्लो हो सकती, द गुड कंडक्टर। ओके, दूसरा पॉइंट, मेटल के और इलेक्ट्रॉन के बीच में, मेटल आयन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो बॉन्ड है उसका नाम हमने बोला मेटेलिक बॉन्ड। अब ये मेटेलिक बॉन्ड हो सकता है वीक हो सकता है स्ट्रांग हो। वीक होगा जैसे सोडियम पोटेशियम एटम के अंदर ये वीक बॉन्ड होता है, तो ये एटम जब बॉन्ड वीक होगा तो सॉफ्ट होंगे। स्ट्रांग बॉन्ड है जैसे आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, इनके अंदर स्ट्रांग होता है, तो ये हार्ड मटेरियल कहलाएंगे। तो मेटेलिक बॉन्ड के बेस पर मेटल सॉफ्ट या हार्ड हो सकता है, सॉफ्ट या हार्ड। वीक बॉन्ड होगा तो मेटल सॉफ्ट होगा, स्ट्रांग बॉन्ड होगा तो मेटल हार्ड होगा। क्लियर है यहां तक? चलो स्क्रीनशॉट लो जरा। स्क्रीनशॉट ले लो थोड़ी सी, तो मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं। अब ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं। सेकंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है, मेटल के अंदर लश्चर होता है, चमक, चमक होती है मेटल के अंदर। जैसे गोल्ड पीला होगा, कॉपर रेडिश ब्राउन होगा, तो इनके अंदर चमक है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये है कर्नल पॉजिटिव आयन, मान लो फर्स्ट सेल में ग्राउंड सेल में बैठे हैं, इनके इलेक्ट्रॉन बाउंडेड हैं ऐसे करके। अचानक मैंने बाहर से हीट दी, बाहर से सनलाइट दे दी, हीट दे दी, मतलब एनर्जी दे दी। उस एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करते हैं, इनमें से एक आध बॉन्ड टूट जाएगा और इनके इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में जाते हैं। कहां गए? हायर लेवल में, हायर स्टेट में। ये लो लेवल में रह रहे थे पहले, अब हाई एनर्जी लेवल में चले गए, और वहां से जब नीचे की तरफ कूदते हैं, मान लो ये ग्राउंड लेवल, ये सेकंड लेवल, ये थर्ड लेवल, ये फोर्थ लेवल, यहां इलेक्ट्रॉन था, इसे एनर्जी मिली और ये हायर स्टेट में गया। लेकिन ये हायर स्टेट में लंबे टाइम तक नहीं रह सकता, तो ऊपर से नीचे कूदा, किसी भी सेल में कूद सकता है। जब ये जंप करके नीचे आता है तो ये एनर्जी लॉस करता है इन द फॉर्म ऑफ कलर, इन द फॉर्म ऑफ लश्चर, चमक की फॉर्म में ये एनर्जी लॉस करेगा। इसलिए मेटल के अंदर चमक देखने को मिलती है। क्लियर है यहां तक? आगे समझा रहा हूं, ध्यान सुनना। बोलो बेटा, इसमें क्या है, हर एटम में इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में रहते हैं, मतलब लो एनर्जी लेवल में रहते हैं। जब उसे बाहर से एनर्जी मिल जाए, हमने धूप में रख दिया या बाहर से एनर्जी दे दी, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर हायर एनर्जी में चला जाता है, और वहां से जब ये नीचे कूदेगा, जंप करेगा, अपने ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा, जंप करते समय एनर्जी लॉस होती है। ऐसा बोर बरी ने समझाया था, बोर मॉडल में। और ये कलर की फॉर्म में एनर्जी लॉस करता है, जिसकी वजह से इसमें चमक, एक पर्टिकुलर चमक दिखाई देगी। स्क्रीनशॉट लो।
हो गया। ध्यान से सुनना, पॉइंट नंबर 3, मेटल के अंदर मेलिबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। मेलिबिलिटी मतलब मेटल को हम खींचकर, पीट पीट कर, कहो मेटल को पीट पीट कर हम मेटल से सीट बना सकते हैं। जैसे आपने देखा कूलर की सीट आती है, हमने लोहे को पीटा, उसकी सीट बना दी। मेलिबिलिटी मतलब सीट बनाना। इसके अंदर डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। डक्टिलिटी मतलब हम वायर को खींच खींच कर, मेटल को खींच खींच कर उसका वायर बना सकते हैं। सीट बनाने की प्रॉपर्टी मेलिबिलिटी, वायर बनाने की प्रॉपर्टी डक्टिलिटी। मेटल सोनोरस होता है। सोनोरस मतलब मेटल को जब पीटोगे तो उसमें साउंड सुनाई देगी आपको। घंटी बजाते हैं हम, टन टन टन, साउंड सुनाई देती है मेटल में से। साउंड सुनाई देगी तो उसका नेचर सोनोरस होता है। वायर बना सकते हो मेटल का, चेन वगैरह बनाने में काम आता है, डक्टिलिटी हो गई। पीट पीट के सीट बना दोगे तो मेलिबिलिटी प्रॉपर्टी। ये सारी प्रॉपर्टी इसके अंदर होंगी। और ये बताइए था गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर। ओके, सिल्वर है, गोल्ड है, आयरन है, सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, ये सब मेटेलिक सॉलिड की कैटेगरी में रखे गए हैं। कर पाओगे? तो ये था आपका मेटेलिक सॉलिड क्या होता है, वो हमने समझ लिया। ठीक है, नोट्स में से फर्स्ट पेज, सेकंड पेज जो भी क्वेश्चंस लिखे हैं उन सारे क्वेश्चनों को पढ़ें, रीड करें, और जो प्रॉब्लम आएगी वो हम डिस्कस कर सकते हैं। पहले बताओ यहां तक क्लियर है? चलो, अब यहां से आगे टॉपिक चेंज हो रहा है। ये तो हो गया थ्योरेटिकल पार्ट, समझ में आ गया, खत्म हो गया पहला पॉइंट। अब हम पढ़ेंगे इसमें इंपोर्टेंट पार्ट, जहां से चैप्टर की शुरुआत में मान सकता हूं, उसे समझो। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब यहां से चैप्टर को समझने का बात आएगी, इसलिए ध्यान से सुनना। किसी सॉलिड को बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, ध्यान से सुनना। मान लो मैंने ऐसे करके एक क्यूब बनाया, इस तरह से मैंने एक क्यूब बनाया। ये बन गया क्यूब। ठीक है, अब इस क्यूब पर मैं कुछ एटम अरेंज कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने ये एटम इसके मान लो कॉर्नर पर अरेंज कर दिए, ये एटम दिखा दिए मैंने। जिन पॉइंटों पर आप एटम शो कर रहे हो उन पॉइंट को हम लैटिस पॉइंट कहते हैं। तो ये सारे एटम जहां जहां बैठे हैं वो पॉइंट क्या कहलाते हैं? लैटिस पॉइंट। किसी सॉलिड में जहां एटम बैठा होगा उन पॉइंटों को लैटिस पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? लैटिस पॉइंट। क्लियर? चलो, ये तो हमें समझ में आया कि लैटिस पॉइंट क्या है। अब मान लो मैं 4 लैटिस पॉइंट को जोड़ रहा हूं, तो ये लैटिस पॉइंट 1, ये लैटिस पॉइंट 2, ये 3 और ये 4। देखो ये चारों को मैंने एक लाइन से ड्रॉ कर दिया, देखो इस तरह से। तो ये वाला जो अरेंजमेंट है जिसमें कम से कम 4 लैटिस पॉइंट जुड़े हों, इस स्पेस को बोलते हैं हम स्पेस लैटिस। जो किससे बना है? लैटिस पॉइंट के आपस में जुड़ने से बना है। तो लैटिस पॉइंट आपस में जुड़ जाएंगे तो बनेगा स्पेस लैटिस। अब ध्यान से समझना, ये एक स्पेस लैटिस है आपका।
अब मैंने ये बना दिया आपका सेकंड स्पेस लैटिस। देखो 1 एटम, ये 2 एटम, ये 3 और ये 4, और ये वाला मैंने बना दिया सेकंड स्पेस लैटिस। अब देखो ये और ये जुड़ गए आपस में। हाँ, एक मिनट रुको। आ गया, चलो बता दिया करो, हो जाता है, दोबारा समझो। ये लैटिस पॉइंट हो गया। अब मैंने ये देखो 1 2 3 4, 4 लैटिस पॉइंट जोड़ के एक रेड कलर का ये स्पेस बना दिया, जिसको मैंने नाम दिया स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस बना है लैटिस पॉइंट के आपस में जुड़ने से। अब देखो एक लैटिस पॉइंट इधर बना दिया स्पेस लैटिस, ये स्पेस लैटिस और ये स्पेस लैटिस आपस में मिल गए। ऐसे ये जुड़ेगा ऐसे करके, ये जुड़ेगा ऐसे करके। तो जब स्पेस लैटिस आपस में जुड़े, स्पेस लैटिस आपस में जुड़े बहुत सारे, तो बन जाता है क्रिस्टल लैटिस। स्पेस लैटिस के आपस में जुड़ने से क्या बना? क्रिस्टल लैटिस। ओके, तो ये पूरा क्रिस्टल लैटिस कहलाएगा। अब क्रिस्टल लैटिस के बहुत सारे पार्टिकल जब आपस में जुड़ेंगे, क्रिस्टल लैटिस आपस में जुड़ेंगे तो बनेगा यूनिट सेल, और यूनिट सेल जब आपस में जुड़ेंगे बहुत सारे तो बन जाएगा फाइनली सॉलिड। तो इस तरह से फाइनली सॉलिड बनता है। तो बताओ आपको यहां तक क्लियर हुआ? अब मैं बात करता हूं किसी सॉलिड के अंदर, किसी यूनिट सेल के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। स्क्रीनशॉट लो, ले लिया? ले लिया? आगे समझते हैं। अब मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो। आपने एक यूनिट सेल बनाया, आपने एक क्यूब बना दिया, इस तरह से आपने एक क्यूब बना दिया। अब मैं जो बोल रहा हूं उस पर थोड़ा ध्यान देना। इस तरह से क्यूब बना दिया, तो बेटा इस पोजीशन को हम बोलते हैं कॉर्नर। तो देखो मैं जितने भी काले वर्ड बना रहा हूं, काले गोले बना रहा हूं, ये सब कॉर्नर हैं। तो इस तरह से ये कॉर्नर हैं आपके। टोटल एक यूनिट सेल में, एक क्यूब में 8 कॉर्नर आपको दिखाई दे रहे हैं। कितने दिख रहे हैं? 8। ओके, अब मैं बना रहा हूं आपके और एटम। ये मैंने दिखाया एक एटम यहां, एक एटम यहां, एक एटम यहां, एक एटम यहां, इस तरह से। ये कहलाते हैं फेस, जिनकी संख्या होती है 6। जैसे आप एक रूम में बैठे हो तो रूम में चेक करो कितने कॉर्नर हैं। कॉर्नर, रूम के जो कॉर्नर होते हैं उनको चेक कर लो आप, तो वो होंगे आपके 8। फेस मतलब दीवारें, दीवारें चेक करो कितनी हैं। देखो एक ये दीवार है, एक पीछे होगी, एक लेफ्ट और राइट में, सब 4 हो गए। ऊपर वाली छत भी एक दीवार है और नीचे का फर्श भी एक दीवार मान के चलो, तो टोटल दीवारों की संख्या 6। तो फेस कितने होते हैं? 6 होते हैं। ओके, एक होता है इसका बॉडी, जस्ट बॉडी सेंटर, तो उसको हमने नाम दिया बॉडी। पूरे कमरे का एक सेंटर होगा जिसको हम बॉडी सेंटर कहेंगे, तो उसकी बॉडी पर एक एटम होते हैं, ये कहलाते हैं। यहां एक एटम रख दूं इस तरह से, तो ये कहलाती है एज। पूरे रूम में 12 एज होती हैं बेटा। देखो मैं एज गिना देता हूं, 1 2, नीले कर रहा हूं मैं, 3, और ये 4, ये 5 6 7 8 9, और ये 10 11, और ये 12 एज होती हैं। तो टोटल 12 एटम यहां पाए जाएंगे। तो बताओ किसी सॉलिड के अंदर कौन कौन सी पोजीशन होती हैं, वो समझ में आ रही है? कॉर्नर, फेस, बॉडी और एज। ठीक है,
एक पॉइंट आपको यहां याद करना पड़ेगा अभी हाल फिलहाल, कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट, ये पॉइंट आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। कॉर्नर का कॉन्स्टिट्यूट होता है 1/8, कैसे होता है वो मैं बताऊंगा, अभी आपको याद करना है 1/8। फेस का कॉन्स्टिट्यूट पार्ट होता है 1/2, बॉडी का कॉन्स्टिट्यूट पार्ट होता है 1/1 और एज का कॉन्स्टिट्यूट पार्ट होता है 1/4। इसको समझाने में अगर हम जाएं कि ये कैसे होते हैं तो स्ट्रक्चर 3 डायमेंशन हो जाएगा, लेकिन डायरेक्ट याद कर लें तो 1 डायमेंशन में ही हम समझ गए कि कॉन्स्टिट्यूट होता है भाई कुछ 1/8 होता है कॉर्नर का, फेस का होता है 1/2, बॉडी का होता है 1/1 और एज का होता है 1/4। अब मेरी बात सुनो, इस चैप्टर को हम 2 तरीके से सीख सकते हैं। इस चैप्टर को हम 2 तरीके से सीख सकते हैं। एक तो बहुत ही सिंपल वे में, सिंपल वे का मतलब हमने बोल दिया कि कॉन्स्टिट्यूट इतना होता है, आपने याद कर लिया, वैसे भी इतना ही है हमारे कोर्स में। एक होता है नहीं मैं तो टिपिकल लेवल बना के पढ़ूंगा। टिपिकल लेवल बनाने का मतलब इस बात को समझना कि ये 1/8 आया कैसे है, तो ये थोड़ा टिपिकल हो जाता है। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको दोनों तरीके से सीखें, लेकिन जब टिपिकल तरीका हमारे दिमाग में ना घुसे तो हमें याद कर लेना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूट इसका 1/8 है, इसका कॉन्स्टिट्यूट 1/2 है, इसका कॉन्स्टिट्यूट 1/1 है और इसका कॉन्स्टिट्यूट 1/4 है। ये याद होना चाहिए आपको। समझने के बाद 3 डायमेंशन में समझा भी दूं फिर भी मुझे ये बेटा याद होना चाहिए। क्या आप ध्यान से सुन रहे हो मेरी बात?